इस मुलाकात से ठीक उलट अगले महीने अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करेंगे। मतलब ये कि आज भारत के प्रधानमंत्री हर सुपर पावर के बराबर खड़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के शून्य से शिखर तक पहुंचने तक के सफर को जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। भाषण कला में महारत नरेंद्र मोदी की बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी को बचपन से जानने वाले बताते हैं कि ये महारत उनमें स्कूल के दिनों से ही थी। इस बारे में TV9 भारतवर्ष पर खुद नरेंद्र मोदी के शिक्षक रहे प्रहलाद पटेल विस्तार से बताते हैं। बचपन में मैं नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा, जो बालक नरेंद्र था, बच्चा नरेंद्र, वो कैसे थे? शरारती थे या बड़े अनुशासित थे, डिसिप्लिन थे, कैसे थे? बड़ा होनहार लड़का था, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया था। अच्छा, तभी पता चल गया था? ओ, ये इसके जो कार्य सिद्धि, कार्य लोगों के साथ व्यवहार, बचपन उम्र के साथ जी अच्छा था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनेगा। तो आपको तभी से ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके ये बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं? ये तो स्वाभाविक ही लगता है ना। तो वो जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, पूरी दुनिया में उनके स्पीच को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो वो सब आपसे शुरू हुआ था? बोलना आपने सिखाया, भाषण देना आपने सिखाया? ये सही बात है, ये कहने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है जी। BN हाई स्कूल में मैं टीचर था, संस्कृत का और गुजराती का जी, और सारा स्कूल का जी, ये वक्तृत्व, बच्चों का घड़तर, ये सब कार्य मेरे पास था। नरेंद्र मोदी सबसे टॉच पर था, इसमें कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आकार लेने लगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा को जीवन का ध्येय वाक्य बताते हैं, इस सोच पर अमल करते हुए एक ही दिन में आधा दर्जन रैलियां करने से लेकर देर रात 3 बजे तक चुनावी मंथन करने तक, इसकी बुनियाद भी कहीं ना कहीं बचपन में ही पड़ी। नरेंद्र भाई की चाची टिटली थी, तो जब हम रिसेस में चाची टिटली पे जाते थे और मैं और नरेंद्र भाई साथ में रेलवे के पैसेंजरों को चाय बेचते थे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ बचपन में चाय बेची है? हाँ, बेची है। क्या बात है, ये सूचना नरेंद्र भाई के साथ में। वाह, नरेंद्र भाई ने, मैंने साथ में ही चाय बेची है। साल 1958 आगे चलकर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का वो गुरुकुल मिला, जिसका असर आज भी उनकी शख्सियत पर नजर आता है। वडनगर में 8 साल के बाल नरेंद्र ने एक दिन दिवाली पर लक्ष्मण राव इनामदार को सुना और उनसे मिलने चले गए। कहानी यह भी है कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी का मन मोह माया से दूर संन्यास में रमने लगा, जिसके बाद उन्होंने दुनियादारी से अलग पहाड़ों का रुख किया। यानी आज जो नरेंद्र मोदी कभी पहाड़ तो कभी समुद्र किनारे ध्यान लगाते दिखाई देते हैं, वो पहले भी कुदरत की गोद में जिंदगी के मकसद जानने और उलझनों को सुलझाने के लिए जा चुके हैं। बेशक तब जाने और आज जाने की वजहों में बड़ा फर्क है। एक ऐसा दौर था जब मोदी जी सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वो पहाड़, वो पर्वत, वो सब छोड़ के वापस राजनीति में लौटना पड़ा? क्यों ऐसा हुआ? एक बात ही हुई, कोई साधु महात्मा मिला उनको। अच्छा, मिला जी। उन्होंने बोला कि आपकी जरूरत यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में है, आप जाइए और देश की सेवा कीजिए। और यहाँ से उन साहब ने पूरी ताकत से देश और दुनिया में नाम बनाया। नरेंद्र मोदी की गेम चेंजर वापसी के कुछ साल बाद वो हुआ
जिसने सारे देश को हिला दिया। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी मुहिम में कैसे खासी भूमिका निभाई, इससे जुड़े कई सारे किस्से कहानियां हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के पुराने साथी अजीत शाह से सुनिए मोदी ने किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। जब इमरजेंसी लगी तो अंडरग्राउंड सब लोग चले गए थे कार्यकर्ता, तो मोदी जी भी अंडरग्राउंड थे जी। अचानक एक दिन रात को 10-11 बजे घर पे आ गए। वहीं सो जाने वाले थे रात को हमारे घर ही उस दिन। अच्छा। तो उन्होंने रात को बोला कि अजीत अभी ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, भेष बदलना पड़ेगा। भेष बदलना पड़ेगा क्योंकि ये अभी पायजा कुर्ता तो क्या है, कुर्ता पायजामा तो मेरा एकदम ब्रांड है, वो लोगों को दिखेगा तो मैं तो पता चल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। पुलिस उनकी तलाश में थी। हाँ, पुलिस उनके तलाश में थी। तो हमको कोई एक ऐसा ड्रेस चाहिए कि जो कोई मेरे को पहचान ना सके। अच्छा। सोच के बताया यार कोई सरदार का ड्रेस हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी हमने सोचा चलो मेरा एक दोस्त है सरदार, मैंने उसको रात को वहाँ मैं गया उसके पास। हाँ। और मैंने बोला यार एक पगड़ी करनी है मेरे को। तो बोले आपको कहाँ पगड़ी की ज़रूरत है? मैंने बोला मैं एक नाटक में रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक पगड़ी बना के, एक बार आप मेरे को पहना दो। तो रात को करीबन 11-12 बजे मैं पगड़ी पहन के घर आया। और वो पगड़ी मैंने पहले तो पता ही नहीं था कि ये पगड़ी मैं ले आया वो उनको चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने पहना तो फिट हो गई वो पगड़ी। अच्छा। बोले यार ये ठीक है, मगर अभी तो ये पैंट टी शर्ट भी पहनना पड़ेगा, जर्सी कुछ लानी पड़ेगी। हाँ। तो हम दूसरे दिन मेरा एक दोस्त था, टेलर था, उसके वहाँ गए सुबह। जी। तो सारे कारीगर मुसलमान थे, हम वहाँ गए, पगड़ी पहन के ही गए थे तो सरदार लगते थे। और नरेंद्र भाई का तो ऐसा है जो ड्रेस पहनते हैं वैसे ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरदार लगते थे। अच्छा, वो सरदार जैसे दिखते थे पूरा? हाँ, पूरे सरदार ही लगते थे। दाढ़ी थी, वो था, ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी।